और दूसरा हाथ हमेशा पहाड़ से सटा रहता। हैवीनेस +5 +10 +20 पैनल पर आवाजें गूंज रही थी। जिसे उठाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती, उसे वो एक हाथ से उठाकर सीढ़ियों में फिट कर रहा था। पर उसे सीढ़ियों से मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान बढ़ते हुए एट्रीब्यूट्स पर था। 2 दिन तक उसने बस सूखी रोटी खाई और झरने का पानी पिया। थकता तो वहीं सीढ़ियों पर सो जाता। पहाड़ की ताकत असीमित थी और वो उसे मुफ्त में सोख रहा था। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी। उसकी त्वचा के नीचे एक गहरा पीला रंग उभरने लगा। उसका शरीर अब किसी भारी पहाड़ जैसा घनत्व डेंसिटी हासिल कर रहा था। तीसरे दिन शाम को उसने आखिरी पत्थर सेट किया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी जिसमें मिट्टी की गंध थी। सीढ़ियां अब चमक रही थीं, पर असली कमाल पैनल पर था। हेवीनेस एट्रीब्यूट पूरे 10,000 पॉइंट्स। उसने मुट्ठी कसी और उसे महसूस हुआ कि वो एक चलता फिरता पहाड़ बन चुका है। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए हल्का सा जंप लिया। पूरे पहाड़ की जमीन जैसे कांप उठी और जोरदार धमाका हुआ। परिंदे डर के मारे उड़ने लगे। ये चंजो ने तुरंत अपनी ताकत को हड्डियों के अंदर दबा लिया। अगर किसी ने देख लिया तो उसे कोई राक्षस समझकर पकड़ लेंगे और रिसर्च शुरू कर देंगे। उसने झाड़ू उठाई और नाटक करने लगा। तभी पास की झाड़ियों से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई और टहनियां टूटने लगी। ये चेंजो सतर्क हो गया। झाड़ू वहीं रुक गई। एक खून से लथपथ इंसान झाड़ियों से निकलकर सीधा सीढ़ियों पर आ गिरा। उसकी सफेद पोशाक अब चीथड़े बन चुकी थी। वो एक इनर डिसाइपल था। उसकी छाती पर गहरा घाव था और बायां हाथ कटा हुआ था जहां से काली ऊर्जा निकल रही थी। इतनी चोट के बाद भी वो जिंदा था। उसने कांपते हुए हाथ से एक काली खून से सनी चीज और एक स्टोरेज रिंग निकाली। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जल्दी ये लेकर फ्रंट माउंटेन जाओ। एल्डर फैंग को बताओ कि गद्दार मिल गए हैं। ये सब तुम्हारा होगा। एल्डर तुम्हें इनर डिसाइपल बना देंगे। ये चेंजो वहीं खड़ा रहा। उसकी पलकों तक में हलचल नहीं हुई। कोई और होता तो लालच में आकर रिंग पकड़ लेता, पर यह चेंजो को पता था कि यह मौत का बुलावा है। अगर एक इनर डिसाइपल का यह हाल हुआ है तो उसे मारने वाला कोई बहुत खतरनाक मास्टर होगा। ये रिंग और संदेश गले की फांस बन सकते हैं। इन बड़े लोगों की जान एक सोल लैंप से जुड़ी होती है। मरते वक्त का आखिरी नजारा सीधा सेक पहुंच जाता है। फालतू के पंगे लेकर अपनी जान दांव पर लगाना उसकी डिक्शनरी में नहीं था। उसने एक शब्द नहीं कहा, न मदद की, न उसे मारा। वो बस एक कदम पीछे हट गया और अपनी झाड़ू मजबूती से पकड़ ली। वो डिसाइपल घबरा कर चिल्लाया, पकड़ो इसे। पर यह चंजो मुड़ा और भागने के बजाय पेशेवर तरीके से झाड़ू लगाने लगा। उसने अपने कदमों के निशान पत्तों से ढक दिए। वो आवाज उस खामोश जंगल में बहुत अजीब लग रही थी। वो डिसाइपल उससे गालियां देने लगा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। ये चंजो ने 10 मीटर पीछे हटकर खुद को झाड़ियों में छुपा लिया। उसने अपनी 10,000 हैवीनेस पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपनी धड़कन और खून की रफ्तार को एकदम धीमा कर दिया। वो अब एक बेजान पत्थर की तरह शांत था। मुश्किल से 10 सेकंड बीते होंगे कि 3 काली परछाइयां आसमान से उतरी। वहां की हवा ठंडी हो गई और एक खूंखार ऊर्जा फैल गई। उन हमलावरों को 10 मीटर दूर झाड़ियों में छिपे ये चंजो का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उन्होंने लाश तलाशी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। चीजें यहां नहीं है। क्या कोई जानवर ले गया? दूसरा बोला, बकवास मत कर, जल्दी लाश गायब करो वरना पुलिस व एनफोर्समेंट आ जाएगी। उन्होंने एक पीला पाउडर छिड़का और वो लाश धुएं के साथ काला पानी बन गई। पलक झपकते ही वो गायब हो गए। ये चेंजो अपनी जगह से नहीं हिला। वो पूरे 1 घंटे तक वहीं दुबका रहा जब तक कि रात का अंधेरा घना नहीं हो गया। जब सन्नाटा छा गया तब वो उठा और झाड़ू कंधे पर रखकर अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और मेज हटा दी। आज जो हुआ वो एक चेतावनी थी। सेटअप सुरक्षित नहीं रहा। इन डिसाइपल्स को सरेआम मारा जा रहा है। अगर कल वो गुंडे मेरे कमरे में आ गए तो ये लकड़ी की दीवारें एक तलवार का वार भी नहीं झेल पाएंगी। उसका 3 मीटर गहरा गड्ढा तो ठीक था, पर वो तभी काम आएगा जब कोई अंदर आए। अगर किसी ने बाहर से ही हमला कर दिया तो उसे अब अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और बड़ा सोचना होगा। अगर किसी ने बाहर से ही लकड़ी के घर में आग लगा दी या कोई स्पेल फेंक कर इसे जमीन के बराबर कर दिया तो मैं अपने ट्रैप के साथ ही जिंदा दफन हो जाऊंगा। मुझे इस घर को मजबूत करना होगा। मुझे आर्मर की परतें चढ़ानी होंगी, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। ये चंजो ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने बिस्तर के नीचे से वे पुराने मटके निकाले जिनमें बेकार जादुई हथियारों धर्मा इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बची हुई लोहे की राख थी। ये कबाड़ भले ही अपनी शार्पनेस और टफनेस खो चुका था, पर इसकी मटेरियल अभी भी उच्च कोटि का लोहा और तांबा थी। उसने एक टूटा हुआ कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और उस लोहे के पाउडर को मिला दिया। फिर अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें मिलाईं और एक लकड़ी से उसे पागलों की तरह तब तक हिलाया जब तक कि वो काली कीचड़ जैसी अरे इंक नहीं बन गई। ये चंजो को कोई बहुत महान अरेस फॉर्मेशन नहीं आते थे। कुई फेंग ने जो रद्दी किताब अरे बेसिक्स मिली थी उसमें दुनिया के 2 सबसे बेकार फॉर्मेशंस थे। एक अनाज बचाने वाला सॉलिडिफिकेशन अरे गुबीजन और दूसरा बदबू भगाने वाला आउरा कंसीलिंग अरे यिनचीजन।
आम लोग इन्हें भाव तक नहीं देते थे क्योंकि इनकी ताकत बहुत मामूली थी, पर यह चेंजो का मानना था कि क्वालिटी नहीं तो क्वांटिटी सही। वो नीचे झुका और काली स्याही से लकड़ी के फर्श के पीछे के हिस्से पर सॉलिडिफिकेशन अरे के पैटर्न बनाने लगा। ये पैटर्न बहुत आसान थे, बस कुछ गोल घेरे और 12 लकीरें। कोई भी बेवकूफ इसे बना सकता था। पर पहला बनाने के बाद वो रुका नहीं। उसने पहले के ठीक बगल में दूसरा बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने पूरा फर्श पलट दिया और उस पर कुल 50 सॉलिडिफिकेशन अरे बना दिए। एक अकेला अरे लोहे की एक पतली चादर जैसी सुरक्षा देता था, पर 50 का मतलब था 50 लोहे की चादरों की मजबूती। फर्श के बाद उसने दीवारों का रुख किया। उसने चारों दीवारों के तख्ते उखाड़ दिए, उनके पीछे 50-50 फॉर्मेशन बनाए और वापस लगा दिए। बाहर से ये झोपड़ी वैसी ही टूटी फूटी दिख रही थी, पर अंदर से लकड़ी का हर इंच उन काले फॉर्मेशन के जालों से भरा था जो अंधेरे में हल्की चमक छोड़ रहे थे। इसके बाद उसने खिड़कियों और लकड़ी पर ओरा कंसीलिंग अरे बनाना शुरू किया। वही पागलपन वाली मेहनत, हर जगह 50 परतें। काम खत्म होने के बाद पूरा घर एक अदृश्य ढाल से ढक गया। अब अगर कोई बाहर से गुजरे तो उसे ये तक पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई जिंदा इंसान सांस भी ले रहा है। ये चेंजो ने अपनी मेहनत पर संतुष्ट होकर सर हिलाया। बाहर से कुई फेंग का सबसे रद्दी और गंदा शेड था जो हवा के झोंके से गिर सकता था, जिसकी दरवाजे की दरार से हाथ अंदर जा सकता था। पर हकीकत में ये एक छोटा किला बन चुका था। 50 परतों वाली दीवारें ऐसी थीं कि ची रिफाइनिंग के पीक वाला मास्टर भी अगर तलवार मारे तो आग की चिंगारियां निकले पर दीवार न टूटे। जमीन के नीचे 3 मीटर का खूनी गड्ढा और ये सुरक्षा। ये चंजो ने बिस्तर बिछाया और अपनी पुरानी लकड़ी की खाट पर लेट गया। उसे पता था कि खाट के ठीक नीचे मौत का कुआं है जिसके तल पर जहरीले कांटे लगे हैं। उसने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस खूंखार कल्टीवेशन वर्ल्ड में जीने के लिए खुद को दांतों तक हथियारों से लैस करना पड़ता है। ऊपर से वो एक मामूली सा मजदूर था, पर अंदर ही अंदर उसका घर एक मीट ग्राइंडर बन चुका था। जब तक वो खुद को छुपा कर रखेगा, उसका एट्रीब्यूट पैनल उसे अजय बनाता रहेगा। जिस दिन उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि गोल्ड कोर जिंदन वाले भी उसे न छू सकें, उस दिन वो अपने असली दांत दिखाएगा। तब तक ये चेंजो इस इलाके की सबसे बेकार और गुमनाम मछली बना रहेगा। कोई उसे हीरो बनने या रिस्क लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो करवट लेकर रजाई ओढ़कर सो गया। बाहर चांदनी की एक किरण दरार से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस टूटी झोपड़ी में एक राक्षस खामोशी से ताकतवर बन रहा है। किसी को खबर नहीं थी कि रोज लकड़ी काटने वाला वो दुबला मजदूर अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि ची रिफाइनिंग के दिग्गजों को भी कुचल दे। और ये तो बस शुरुआत थी। उसने फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन बिछा दिए थे। 1 घंटा और बीता, उसने 10 परतें और बढ़ा दी। अब झोपड़ी से पुरानी लकड़ी की गंध भी गायब हो गई थी और उसकी भारी सांसों की आवाज भी दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती थी। पर वो रुका नहीं। वो पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब जुनून था। वो जादुई स्याही लकड़ी के रेशों के अंदर तक समा रही थी। आम सड़ती हुई लकड़ी अब एक अजीब बदलाव से गुजर रही थी। सुबह होने तक उसने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया। कुल 50-50 परतों वाले अरेज अब उस 10 स्क्वायर मीटर की झोपड़ी पर ताला लगा चुके थे। ये चेंजो ने कलम फेंकी और जमीन पर बैठकर लंबी सांसें लेने लगा। बाहर से सब कुछ पहले जैसा कबाड़ लग रहा था। एक भी निशान बाहर नहीं दिख रहा था। उसने खड़े होकर अपनी मुट्ठी कसी। उसके शरीर में 10,000 हैवीनेस पॉइंट्स और हजारों हार्डनेस पॉइंट्स की ताकत थी। उसने सोचा कि अगर वो एक मुक्का मारे तो पीछे के पहाड़ की चट्टान भी चूर चूर हो जाए। उसने अपनी ताकत समेटी और दरवाजे के बगल वाली दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। बाहर से झोपड़ी हिलती हुई लगी, पर उसके पूरे प्रहार के बाद भी लकड़ी से एक बुरादा तक नहीं गिरा। ये चेंजो ने अपनी सुन्न हथेलियों को सहलाया और दीवार को गर्व से देखा। 50 परतों के बाद इस घर की मजबूती अब शायद किसी बड़े एल्डर की ढाल से भी ज्यादा थी। सेफ हाउस तो तैयार था, पर वो अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वो हर वक्त घर में दुबक कर नहीं रह सकता था। अगर बाहर किसी बड़े कल्टीवेटर की लड़ाई हुई और गलती से कोई तलवार की लहर सौड़ ची उसकी तरफ आ गई तो उसका शरीर भले ही सख्त था, पर उसे चोट जरूर लगती। उसे पहनने के लिए कुछ चाहिए था। उसने अपनी खाली जेब टटोली। मुश्किल से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे थे। इतने में तो असली दुकान से एक तलवार का मूड भी नहीं आता। उसे कबाड़ी बाजार ब्लैक मार्केट जाना होगा। सेक्ट का कबाड़ी बाजार पीछे की पहाड़ों की एक घाटी में लगता था। ये चेंजो ने सबसे फटे कपड़े पहन, बाल बिखेरे और सर झुकाकर भीड़ में शामिल हो गया। बड़ी दुकानों पर सजी सुंदर महिला शिष्यों को उसने नजरअंदाज किया और सीधा पीछे की गंदी गलियों में पहुंच गया जहां पुराना कबाड़ बिकता था। यहाँ टूटी तलवारें, सूखी जड़ी बूटियां और जानवरों की हड्डियां बिक रही थी। यहाँ बेचने वाले ज्यादातर वे बूढ़े मजदूर थे जिनकी किस्मत खराब थी या जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। कोई चिल्ला रहा था, पुराने जमाने का जादुई हथियार, सिर्फ 50 स्टोन्स। कोई कह रहा था, 2 मुंह वाले सुअर के दांत ले लो। ये चेंजो एक अंधे की तरह बस चलता रहा
चमकने वाली चीजों को उसने छुआ तक नहीं। चमकती चीजें लालच देती हैं और महंगी होती हैं, और ये चेंजो को अटेंशन नहीं चाहिए थी। वो उन दुकानों पर गया जहां सिर्फ पत्थर और बेकार लोहा पड़ा था। करीब 1 घंटा भटकने के बाद वो एक कोने में रुका जहां एक बंदर जैसा दिखने वाला बूढ़ा सो रहा था। उसकी चटाई पर जंग खाए लोहे के टुकड़े और बेकार कागज टैलिस्मैन्स पड़े थे। ये चेंजो नीचे झुका और उन लोहे के टुकड़ों को टटोलने लगा। तभी उसकी नजर चटाई के कोने को दबाने वाले एक काले पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर मुट्ठी के बराबर था, खुरदरा और बेजान। उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं थी। पर यह चेंजो के दिमाग में मौजूद पैनल अचानक जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा था जो पैनल को पसंद आया। उसने एक जंग लगा टुकड़ा उठाया और दुकानदार से दाम पूछा। बूढ़े ने सुस्ती से कहा, 5 स्टोन्स। ये चेंजो ने उसे वापस फेंक दिया और जाने लगा जैसे उसे महंगा लगा हो। फिर वो रुका और बोला, ठीक है, 3 स्टोन्स ले लो, पर मुझे एक काला पत्थर भी साथ में चाहिए, बिस्तर का पैर ठीक करने के काम आएगा। उसने तेजी से 3 स्टोन्स दिए और पत्थर लेकर भीड़ में गायब हो गया। दुकानदार ने हंसते हुए सोचा, कैसा बेवकूफ है, कूड़े को खजान समझ कर ले गया। आधा घंटा बाद ही चेंजो अपने मजबूत घर में था। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़कियां ढांक दी। उसने वो काला पत्थर अपने हाथों में लिया और एक्सट्रैक्शन का कमांड दिया। इस बार पैनल से जो रोशनी निकली वो नीली नहीं, बल्कि एक डरावनी गहरे नीले रंग की थी। डिटेक्टेड एंशिएंट रून फ्रैगमेंट, स्ट्रिपिंग इम्प्यूरिटीज। पत्थर की ऊपरी परत मिट्टी की तरह झड़ने लगी और उसके हाथ में बस एक नाखून के बराबर की लाल चमकती चीज रही। ये कोई मामूली एट्रीब्यूट नहीं था, बल्कि एक खून जैसा लाल चमकता हुआ पेचीदा रून था। पैनल ने नोटिफाई किया, स्पेशल रेयर आइटम, रिफ्लेक्शन रून इफेक्ट, absorbs 100% of physical or magical damage and reflects it back to the attacker immediately। ये चेंजो की सांसें रुक गई। इसका मतलब था कि जब तक कोई उसे एक वार में जान से नहीं मार देता, वो जितना जोर से उसे मारेगा खुद भी उतना ही जोर से पिटेगा। उसकी 10,000 हेवीनेस और हार्डनेस के साथ ये टर्टल शेल उसे अजय बना देगा। उसने अपनी पुरानी फटी हुई चमड़े की बनियान इनर आर्मर निकाली जो उसने कभी सस्ते में खरीदी थी, और उस रून को उसने मर्ज कर दिया। बनियान पर एक हल्की लाल चमक आई और फिर वो वापस वैसी ही फटी पुरानी दिखने लगी। अगली सुबह ये चेंजो रोज की तरह बाल्टियां लेकर खेतों में पानी डालने गया। धूप तेज थी और हवा रुकी हुई थी। तभी पहाड़ों के पीछे से एक जोरदार और डरावने शंख की आवाज आई। ये आवाज बहुत चुभने वाली थी। ये चेंजो ने अपना मग्गा रोका और ऊपर देखा। तभी जमीन कांपने लगी। पहले तो ये हल्की सी हलचल थी, पर कुछ ही सेकंड्स में ये भूकंप जैसा बन गया। ऐसा लगा जैसे हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। जो दजन चिल्लाया, क्या जमीन फट रही है? तभी एक मजदूर चीखा, सुरक्षा दीवार टूट गई। लोहे की मजबूत दीवार कागज की तरह फट गई और हजारों पागल जंगली जानवर स्पिरिचुअल बीस्ट्स मजदूरों के इलाके में घुस आए। ये जानवर पागल हो चुके थे और सबकी आंखें खून जैसी लाल थीं। सबसे आगे स्टील टूथ बोस जंगली सुअर थे, जिनके दांत छुरों से भी लंबे थे। जो भी रास्ते में आया वो कुचला गया। पूरे खेत में तबाही मच गई। मजदूरों की हालत पतली थी क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते थे। उनके पास सिर्फ कुदाल और दरांती थी। ये चेंजो अपनी जगह खड़ा रहा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो भागा नहीं, क्योंकि इन जानवरों को पीठ दिखाना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। पर वो अपनी ताकत भी नहीं दिखा सकता था। अगर उसने एक मुक्के से सुअर को मार दिया तो ऊपर उड़ रहे मास्टर्स उसे पकड़ लेंगे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे या जमीन पर गिरकर रो रहे थे। ये चेंजो ने तेजी से आसपास देखा। पास ही विंड वुल्व्स भेड़िए कुछ मजदूरों को फाड़ रहे थे। वहां 4-5 मजदूर जमीन पर गिरे थे। ये चेंजो ने एक गहरी सांस ली और उस तरफ भागा। वो बचाने नहीं जा रहा था, वो बस उस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो खून और कीचड़ के पास पहुंचा, जमीन से काला खून उठाया और अपने चेहरे और गर्दन पर मल लिया। उसने अपनी कमीज फाड़ दी ताकि ऐसा लगे कि उस पर हमला हुआ है। अपनी कैमोफ्लेज छलावरण पूरी करने के बाद वो चुपचाप जमीन पर लेट गया। कैनॉट फाइट बैक एंड कैनॉट रन। ये चेंजो की निगाहें बिजली की तरह आसपास के माहौल को स्कैन करने लगी। कुछ ही दूरी पर खूंखार विंड वुल्व्स ने भागते हुए मजदूरों को दबोच लिया था। वहां चारों तरफ खून और चीख पुकार मची थी और जमीन पर 4-5 अधमरे मजदूर पड़े थे। ये चेंजो ने एक लंबी सांस ली और बिना पलक झपकाए उस खूनी मंजर की तरफ दौड़ लगा दी। वो वहां किसी की जान बचाने नहीं गया था, बल्कि उस तबाही को अपनी ढाल बनाने गया था। जैसे ही वो कीचड़ और खून से सनी जमीन पर पहुंचा, उसने नीचे झुककर अपने चेहरे और गर्दन पर काला खून मल लिया। उसने अपनी कमीज के चिथड़े कर दिए ताकि ऐसा लगे कि किसी दरिंदे ने उसे बुरी तरह नोचा है। अपनी एक कैमोफ्लेज की कला पूरी करने के बाद ये चेंजो चुपचाप लाशों के बीच जमीन पर लेट गया। विग्नेटिंग कैमोफ्लेज पूरा करके ये चेंजो जमीन पर एक लाश की तरह पसर गया। उसने बहुत ही बारीकी से फटे हुए कपड़ों को अपनी पीठ पर इस तरह रखा कि असली जख्म लगे।
आधा चेहरा कीचड़ में धंसा हुआ था और सांस लेने के लिए बस एक नथुना खुला छोड़ा। साथ ही उसने अपने शरीर की 10,000 हेवीनेस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट किया और अपनी धड़कन और ब्लड फ्लो को इतना धीमा कर दिया कि शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अब अगर कोई पास आकर चेक भी करे तो उसे यही लगेगा कि ये अभी अभी मरी हुई कोई ताजा लाश है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। मांस के फटने और डिमोनिक बीस्ट द्वारा हड्डियां चबाने की आवाजें दिल दहला रही थीं। कुईफिंग पूरी तरह से एक श्मशान घाट बन चुका था। खून की महक ने उन बीस्ट्स को और भी हिंसक बना दिया था, जो बुलडोजर की तरह खेतों और झोपड़ियों को रौंदते जा रहे थे। ये चेंजो ने आंखें बंद रखीं। उसका दिमाग एकदम शांत था। उसे पता था कि बस इस लहर के गुजरने का इंतजार करना है। जैसे ही संप्रदाय की लॉ इन्फोर्समेंट टीम और इनर मास्टर्स आएंगे, इन छोटे बीस्ट्स को कुचल दिया जाएगा। उसे बस एक चुपचाप पड़ी बैकग्राउंड लाश बने रहना था। तभी उसके कान के पास एक भारी और बदबूदार सांस की आहट हुई। ये चेंजो के कान के पास भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक बहुत बड़ा बीस्ट धीरे धीरे लाशों के ढेर के पास आया। कीचड़ में उसके पंजों की आवाज डरावनी थी। उसे महसूस हुआ कि एक गीली और कांटों वाली जबान ने उसके पास वाली लाश को चाटा, जैसे वो देख रहा हो कि कौन सा मांस ताजा है। फिर उस बीस्ट की नाक ये चेंजो के पास आई और वो सूंघने लगा। एक गर्म और बदबूदार सांस सीधे उसकी गर्दन के पीछे गिरी। ये एक मिडिल ग्रेड आर्मर क्लैड बेयर था, जो एक बड़े सांड से भी भारी था। उसके शरीर के बाल लोहे की सुइयों की तरह खड़े थे। ये बीस्ट न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि इसकी खाल भी बहुत मोटी थी। पागल होने पर ची रिफाइनिंग के पीक लेवल वाले मास्टर्स भी इससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। ये चेंजो एक पत्थर की तरह बेजान पड़ा रहा। उसकी पलकें तक नहीं झपकी। आर्मर क्लैड बेयर के गले से एक भारी आवाज निकली और उसने अपना भारी पंजा उठाया। उसने अपना वो भारी पंजा, जो किसी बड़े थाल बेसन से भी चौड़ा और कांटों से भरा था, पूरी ताकत से नीचे दे मारा। इस एक वार में कम से कम 1000 किलो की ताकत थी, जो किसी भी आम मजदूर की रीढ़ की हड्डी और अंदरूनी अंगों को एक साथ चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो पंजा ये चेंजो की पीठ से टकराया, उसकी खाल से सटी उस फटी पुरानी चमड़े की इनर आर्मर पर एक गुप्त और गहरे लाल रंग की रून चमक उठी। पैनल चमक उठा। एक्सटर्नल फिजिकल अटैक डिटेक्टेड, रिफ्लेक्शन रून एक्टिवेटेड, 100% डैमेज रिफ्लेक्टेड। ये चेंजो के शरीर में मौजूद 10,000 हेवीनेस और हजारों हार्डनेस एट्रीब्यूट्स ने उसे एक ऐसे लोहे के तख्ते में बदल दिया था जो जमीन में धंसा हो। आर्मर क्लैड बेयर ने अपनी पूरी ताकत इस एनविल पर झोंक दी और सारी फोर्स एक झटके में पलट गई। रून ने उस सारी ताकत को एक पल में समेटा और दुगनी बर्बरता के साथ वापस भेज दिया। हड्डियां टूटने की एक ऐसी खौफनाक आवाज आई जिसने आसपास की सारी चीखों को दबा दिया। आर्मर क्लैड बेयर को दर्द से चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। उसका वो भारी दायां हाथ पंजों से लेकर कंधे तक ऐसे फट गया जैसे अंदर कोई बॉम्ब लगा हो। मांस और हड्डियों के हजारों टुकड़े किसी आधुनिक शरापनेल की तरह बाहर निकले। एक सेकंड के अंदर उसका हाथ उसकी अपनी ही ताकत से काले धुएं और मांस के लोथड़े में बदल गया था। उस जबरदस्त शॉकवेव ने न सिर्फ उसका हाथ उड़ा दिया, बल्कि उसके कंधे से होते हुए उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी तबाह कर दिया। तब जाकर उस बीस्ट के मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकली। उसका भारी शरीर किसी बोरे की तरह पीछे जा गिरा। वो 2 मीटर दूर खेत में जा गिरा और काफी सारी फसल रौंद दी। वो कीचड़ में तड़पने लगा, अपने बाएं पंजे से जमीन खुरचने लगा और मुंह से काला खून और शरीर के टुकड़े फेंकने लगा। मुश्किल से 10 सेकंड्स तक तड़पने के बाद वो पूरी तरह शांत हो गया। वो मर चुका था। पूरे वक्त लाशों के ढेर में लेटे ये चेंजो ने अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी। उसे बस ऐसा लगा जैसे पीठ पर किसी ने जरा सा धक्का दिया हो। स्किन तक नहीं छिली। उल्टा वो बदकिस्मत भालू खुद ही अपनी मौत का कारण बन गया। ये चेंजो ने आंखें बंद रखी और संप्रदाय की लॉ एनफोर्समेंट टीम का इंतजार करने लगा। वो मरा हुआ भालू अब उसके लिए एक बेहतरीन पर्दा बन गया था। बाकी बीस्ट ने जब अपने साथी की दर्दनाक चीख सुनी तो वो डर के मारे उस तरफ नहीं आए और बाकी भागते हुए मजदूरों का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद कुईफेंग के ऊपर आसमान में बिजली की तरह कई फ्लाइंग सोर्ट्स की चमक दिखी। दर्जनों फ्लाइंग सोर्ट्स किसी टूटते तारे की तरह आसमान को चीरते हुए आईं और तेज ऊर्जा के साथ हवा में रुक गईं। सबसे आगे एक काले और सुनहरे रंग के लिबास में इनर लॉ एनफोर्समेंट हॉल का मास्टर था। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का उसका दबाव प्रेशर इतना तेज था कि नीचे मौजूद वे पागल बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर चिपक गए और थर थर कांपने लगे। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, सबको खत्म कर दो, एक भी मत छोड़ो। उसके पीछे मौजूद शिष्यों ने तुरंत अपनी तलवारें चलाईं। वे फ्लाइंग सोर्ड्स बिजली की रफ्तार से पूरे इलाके में घूमने लगी। एक के बाद एक उन बड़े बीस्ट के सर जमीन पर गिरने लगे। ये जानवर जो मजदूरों के लिए यमराज बने हुए थे,
इनर मास्टर्स के सामने किसी सब्जी की तरह कट रहे थे। आधे कप चाय के समय में ही सारे बीस्ट को मार दिया गया। मास्टर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जगह साफ करो, जख्मियों को देखो और इन बीस्ट की लाशें, कोर्स और खाल संप्रदाय के खजाने में जमा करो। ये कहकर वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर दूसरी जगहों का मुआयना करने चला गया। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कुछ शिष्य अपनी तलवारें समेटकर जमीन पर उतरे। वे उस कीचड़ भरे खेत को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। एक लंबे कद वाले शिष्य ने कहा, ये मजदूर कितने बेकार हैं। मामूली लेवल एक बीस्ट ने ही इतने लोगों को मार दिया। वो कचरे को पैरों से हटाता हुआ आगे बढ़ा। चलते चलते वे दोनों ये चेंजो और उन लाशों के ढेर के पास पहुंच गए। लंबे शिष्य के कदम अचानक रुक गए। उसने जमीन पर पड़ी उस आर्मर क्लैड बेयर की लाश की तरफ इशारा किया। वे दोनों उस विशाल शरीर के पास झुके और भालू के फटे हुए दाएं हिस्से को देखने लगे। वे सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बीस्ट अपनी ही ताकत से कैसे खत्म हो गया। लंबे शिष्य ने अपनी तलवार की म्यान से उन टूटी हड्डियों को टटोला। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये भालू इतना पागल हो गया था कि इसकी अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर फट गई? पूरा दायां हिस्सा और पसलियां चूरा हो चुकी हैं। कितनी शर्मनाक मौत है। दूसरा शिष्य जो थोड़ा मोटा था, वो अपनी नाक बंद करके दूर खड़ा हो गया। छोड़ो भी, हमें क्या मतलब, शायद पागलपन में इसका ऑरा बैकफायर कर गया होगा। जल्दी इसकी मटेरियल निकालो और यहां से चलो। उन दोनों ने तेजी से उस भालू की खाल निकाली और उसका कोर निकाल लिया। मोटे शिष्य ने उसका बचा हुआ एक पंजा भी अपने स्टोरेज बैग में डाल लिया, शायद रात को खाने के लिए। जब वे दोनों अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़कर अगली जगह जाने वाले थे, तभी लाशों के ढेर से एक बहुत ही कमजोर आवाज आई। ये चेंजो ने एकदम सही समय पर अपनी आंखें खोली। उसने कांपते हुए हाथ पैर कीचड़ में मारना शुरू किया और पीछे हटने का नाटक करने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे मत खाओ, मेरा मांस खट्टा है, अच्छा नहीं लगेगा। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में हो। बीस्ट्स मर चुके हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इन लाशों के नीचे छुपकर बच गए। जाओ और ड्यूटी हॉल में जाकर दवाई लो। उन दोनों ने उसे नफरत से देखा और बिजली की तरह आसमान में उड़ गए। ये चेंजो ने उन्हें दूर जाते देखा और उसके चेहरे का डर पल भर में गायब हो गया। उसने शांति से अपना चेहरा पोंछा और खड़ा हो गया। इस बीस्ट्स के हमले ने पूरे आधे घंटे तक तबाही मचाई थी। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं और उनकी सफाई करने में पूरा दिन निकल गया। अगली सुबह सुपरवाइजर जाओ ताइशन का चेहरा ऐसा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसके इलाके के दर्जनों मजदूर मर चुके थे और खेत बर्बाद हो गए थे। संप्रदाय ने लोगों को शांत करने के लिए पहली बार कॉम्पनसेशन मुआवजा देने का फैसला किया। ये चेंजो लाइन में लगा था। उसने जानबूझकर अपनी हालत बहुत खराब बना ली थी। बिखरे बाल, लंगड़ा कर चलना और डरी हुई आंखें। जब उसका नंबर आया तो अधिकारी ने उसका नाम देखा और उसकी हालत पर तरस खाकर उसे सर्वाइवर की कैटेगरी में डाल दिया। उसे 10 लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स और 2 मरहम की बोतलें मिली, साथ ही 3 दिन की छुट्टी भी। ये चेंजो ने कांपते हुए हाथों से थैली पकड़ी और हजारों बार शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गया। एक मजदूर के लिए 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत बड़ी रकम थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए कुईफेन छोड़ा और सीधा फ्रंट माउंटेन के मार्केट की तरफ भागा। उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स तो थे, पर उसकी बेस पावर अभी भी ची रिफाइनिंग स्टेज 1 की ही थी। अगर उसने इन एट्रीब्यूट्स को अपनी हड्डियों की गहराई में नहीं उतारा तो असली मुकाबला होने पर उसके अंदरूनी अंग चोट खा सकते थे। उसे अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिबिल्ड करना था। मार्केट पहुंचकर वो सीधा जड़ी बूटियों की दुकान पर गया। उसने 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मेज पर रखे और 5 बोतल फ्लेम टाइगर ब्लड और ढेर सारी बोन ब्रेकिंग ग्रास और आयरन स्किन हर्ब मांगी। उसने सबसे ताकतवर और पुरानी जड़ी बूटियां चुनी। दुकानदार ने उस फटे हाल मजदूर को देखा और थोड़ा हैरान हुआ, पर पैसा देखकर उसने चुपचाप सारा सामान पैक करके दे दिया। सामान लेकर ये चंजो चुपके से दीवार के सहारे दौड़ता हुआ अपनी उस सुरक्षित झोपड़ी में वापस आ गया। उसने दरवाजा बंद किया, मेज जड़ाई और बिस्तर के नीचे वाला वो 3 मीटर गहरा गड्ढा खोल दिया। उसने गड्ढे के किनारे रखे जहरीले पाउडर और कांटों को हटाया और बीच में एक बड़ा लकड़ी का टब रख दिया। उसने सारी जड़ी बूटियां और फ्लेम टाइगर का खून उस टब में डाल दिया और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर में वो गाढ़ा लाल लिक्विड उबलने लगा और पूरे गड्ढे में एक तेज महक फैल गई। एक मामूली ची रिफाइनिंग मास्टर अगर इस उबलते हुए मिक्सचर में कूद जाए तो उसकी नसें फट जाएंगी, पर यह चेंजो को परवाह नहीं थी। उसने अपने कपड़े उतारे, अपना रिफ्लेक्शन आर्मर भी किनारे रखा और एक गहरी सांस लेकर उस उबलते हुए पानी में कूद गया। जैसे ही वो अंदर गया, हजारों गर्म सुइयां उसके पोर्स में चुभने लगी। टाइगर ब्लड की पागल ऊर्जा उसकी नसों में घुसने लगी। ये चेंजो ने अपनी आंखें कसी और मन ही मन चिल्लाया, पैनल, सारे एट्रीब्यूट्स को मेरी हड्डियों के अंदर उतार दो। पैनल ने कमांड लिया और वार्निंग दी, डीप रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्टिंग, एक्सट्रीम पेन डिटेक्टेड, कीप कॉन्शियसनेस। उबलती हुई जड़ी बूटियां कैटलिस्ट का काम करने दी। उसकी हार्डनेस, पॉइजन रेजिस्टेंस
और हैवीनेस अब उसकी हड्डियों के साथ एक हो रही थी। ये चेंजो उस दर्द को झेलता रहा और 2 दिन और 2 रात तक बेसुध पड़ा रहा। सारी ऊर्जा उसकी हड्डियों और खून में समा गई। अब बाहर से वो वही कमजोर मजदूर लग रहा था, पर अंदर से उसका ढांचा इतना मजबूत हो चुका था कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। उसकी एट्रीब्यूट्स अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। अब अगर वो पहाड़ से सर भी टकरा दे तो आधा पहाड़ ढह जाए। रात घनी थी, बादल छाए हुए थे। पीछे के पहाड़ों के घने जंगल में एक काली परछाई लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। हवा में एक बहुत ही तेज सड़ी हुई महक फैल गई। उसने दांत पीस कर गाली दी, तियानशुन सेक के ये कुत्ते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। चांदनी की हल्की रोशनी में दिखा कि उसका हिस्सा काला पड़ चुका है और छाती पर एक गहरा घाव है जिससे काली धुंध निकल रही है। उसका जख्म भर नहीं रहा था। वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर था जिसे क्रिम्सन डीमन कहा जाता था। उसकी पावर ची रिफाइनिंग स्टेज 8 की थी। वो संप्रदाय में चोरी छिपे मजदूरों की एनर्जी सोखने आया था, पर पकड़ा गया। 3 फ्लाइंग सोर्ड्स उसका पीछा कर रही थीं और वो मरते मरते इस सुनसान इलाके में पहुंचा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक ह्यूमन ब्लड बैग की जरूरत थी। उसकी लाल आंखों ने शिकार की तलाश में मजदूर के इलाके को देखा। वो इस हालत में संप्रदाय की सुरक्षा दीवार पार नहीं कर सकता था। उसे किसी को मारकर उसकी एनर्जी सोखनी थी और उसकी लाश को अपना रूप देकर खुद भागना था। क्रिम्सन डीमन की नजरें उन झोपड़ियों पर घूमने लगी जो मजबूत थी या जहां ज्यादा लोग थे। वो वहां नहीं गया। अचानक उसकी नजर उस कोने वाली सबसे टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। ये चेंजो का घर। वो शैतान मुस्कुराया। उसे लगा कि यहाँ रहने वाला जरूर कोई सबसे नीचा और कमजोर मजदूर होगा। वो एक परछाई की तरह खामोशी से दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी एनर्जी से अंदर झांका। उसे वहां कोई यारे या सुरक्षा नहीं दिखी, सिर्फ पुरानी लकड़ी और सन्नाटा। ये झोपड़ी बस मामूली लकड़ी का ढांचा लग रही थी। ये चेंजो ने जो 50 परतों वाला ऑरा कंसीलिंग अरे बिछाया था, उसने अंदर की सारी जादुई हलचल को पूरी तरह ढक दिया था। क्रिम्सन डीमन जैसे ची रिफाइनिंग स्टेज के शिकारी के लिए ये बस एक कूड़ेदान जैसी रद्दी कोठरी थी। उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं की, बल्कि अपनी आस्तीन से एक शैडो स्लिप टैलिस्मन निकाला और उसे खुद पर चिपका लिया। उसका शरीर एक फीकी परछाई में बदला और दरवाजे की दरार से पानी की तरह अंदर फिसल गया। 50 परतों वाला सॉलिडिफिकेशन अरे बाहर से होने वाले हमलों को तो रोक सकता था, लेकिन इस तरह की शैडो शिफ्टिंग तकनीक के सामने बेअसर था। ये चेंजो आगे बढ़ा और जमीन पर उस क्रिम्सन डीमन की लाश को देखा जो मर चुका था, पर उसकी आंखें अभी भी दहशत में खुली थीं। ची रिफाइनिंग लेवल 8 के ऐसे बड़े डीमन की लाश अगर कमरे में मिली तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। खून की महक इतनी तेज थी कि सुबह होते ही लॉ एनफोर्समेंट टीम यहां पहुंच जाती। उसने बिना देर किए अपना दायां हाथ आगे किया और उस लाश पर एक्सट्रैक्ट का कमांड दिया। पैनल चमक उठा। डिटेक्टेड हाई डेंसिटी मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअल एंड ब्लड एनर्जी, टारगेट डिसीज्ड, स्ट्रिपिंग इम्प्यूरिटीज, एक्सट्रैक्टिंग एसेंस। पैनल की नीली रोशनी के बीच वो कटी फटी लाश, फर्श पर फैला खून, अंदरूनी अंग और यहाँ तक कि उसका काला लबादा भी धूल की तरह उड़ने लगा। कुछ ही पलों में एक पूरा इंसान गायब हो गया। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं बची। ये चेंजो की हथेली में अब एक मुट्ठी भर गहरे लाल रंग का पाउडर बचा था। इस पाउडर से जड़ी बूटियों जैसी शुद्ध खुशबू आ रही थी। खून की जरा भी बदबू नहीं थी। ये ची रिफाइनिंग लेवल 8 के एक शक्तिशाली योद्धा की पूरी साधना और जीवन का निचोड़ था। ये चेंजो ने क्रिम्सन डीमन का वो पुराना स्टोरेज बैग अपनी जेब में डाला और उस लाल पाउडर को एक फटे कपड़े में लपेट लिया। फिर उसने फुर्ती से दीवार के टूटे हुए तख्तों को उठाया। उसने मिट्टी और लोहे की कीलों से दीवार को वापस सील कर दिया और ऊपर से कुछ मामूली भ्रम पैदा करने वाले कैमो अरेज लगा दिए। जब तक उसने काम खत्म किया, आसमान में सुबह की पहली लाली छा रही थी। अगली सुबह ये चेंजो रोज की तरह खेतों में पानी डालता हुआ मिला। जिस लेवल 8 के राक्षस ने कल रात तबाही मचाई थी, आज उसे ये चेंजो ने शुद्ध ऊर्जा वाली खाद बनाकर जमीन की गहराई में दफन कर दिया था। कुछ महीनों बाद पूरे कुईफेंग के खेतों में सिर्फ ये चेंजो वाला हिस्सा ही ऐसा था जहां फसल पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। अनाज के पौधे छोटे पेड़ों जैसे ऊंचे हो गए थे और उन पर लगे सुनहरे दाने इतने भरे हुए थे कि ऐसा लगता था जैसे उनसे स्पिरिचुअल एनर्जी टपक पड़ेगी। सुपरवाइजर जॉ टाइजन खेत की मेड़ पर खड़ा यह नजारा देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसने पहली बार प्यार से ये चेंजो का कंधा थपथपाया और उसे आधा स्पिरिचुअल स्टोन इनाम में दिया। ये चेंजो, तूने कमाल कर दिया। इस खेत की फसल ने पिछले सारे घाटे पूरे कर दिए हैं और ऊपर के एल्डर्स की नजरों में मेरा मान बढ़ गया है। अब से तू सिर्फ इसी खेत को संभालेगा। अगर किसी ने तुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा नाम ले लेना। ये चेंजो ने वो आधा पत्थर दोनों हाथों से लिया और चेहरे पर वही पुरानी भोली मुस्कान सजा ली। उसने झुककर कहा, मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बड़ी चाहत नहीं है, बस मिट्टी के साथ काम करना पसंद है।
जैसे ही जाओ टाइजन गाना गुनगुनाते हुए दूर गया, ये चंजो सीधा खड़ा हुआ और पत्थर को अपनी जेब में डाल लिया। उसने अपना लकड़ी का मग्गा उठाया, उसमें ढेर सारा पानी भरा और खेत के ठीक बीचों बीच उस सबसे मजबूत पौधे की जड़ में डाल दिया। मिट्टी की गहराई से एक बहुत ही बारीक लाल रंग की राक्षसी ऊर्जा उभरने की कोशिश कर रही थी। वो क्रिम्सन डीमन की आखिरी बची हुई रूहानी ताकत थी। पर जैसे ही वो ऊर्जा ऊपर आई, ये चंजो के पैर से निकली एक भारी शक्ति ने उसे कुचल दिया। वो ताकत पल भर में मिट्टी में मिल गई और फसल के लिए पोषण बन गई। ये चंजो ने मन ही मन सोचा कि लेवल 8 के डीमन की खाद वाकई बहुत दमदार होती है, पर अफसोस कि अब वो खत्म होने वाली है। उसने अपना मग्गा कंधे पर रखा और हाथों की मिट्टी झाड़ी। उसने अपने दिमाग में पैनल को फिर से खोला। उन आंकड़ों की कतारें इतनी भयानक और शक्तिशाली थीं कि संप्रदाय के बड़े बड़े महारथी भी उन्हें देखकर अपने होश खो देते। उसने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना चेहरा घुमाया। तभी मुख्य पहाड़ से शंख की आवाज फिर गूंजी और आसमान में चमकती हुई लकीरें खिंच गईं। ये संप्रदाय के वो जीनियस थे जो अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स पर सवार होकर किसी नए खुले सीक्रेट रेल में अपनी जान दांव पर लगाने जा रहे थे। ये चंजो ने आसमान में उन चमकती तलवारों को देखा और अपना मुंह बिचकाया। उसके मन में रत्ती भर भी लालच या जलन नहीं थी। उसने सोचा, लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो। जब तुम एक दूसरे को मारकर ढेर हो जाओगे, तब मैं अपना झोला लेकर आऊंगा और तुम्हारे कबाड़ से एट्रीब्यूट्स निकालकर खुद को और मजबूत बनाऊंगा।